फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा आपका डिटर्मिनेंट्स पार्ट 3 आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा वीडियो बनाने में विलम्ब हो गया, लेट हो गया, थोड़ा टाइम ना होने की वजह से कुछ वर्क में हम बजे थे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आपका डिटर्मिनेंट्स पार्ट 3 में आपको पढ़ना क्या है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बात और आपको ये बता दें, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि डिटर्मिनेंट्स जो पार्ट हम बनाएंगे वो कई पार्टों में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एक्सरसाइज है और आपका जो चैप्टर है ये लंबा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा, थोड़े थोड़े टॉपिक ही बताऊंगा और थोड़े थोड़े एक एक एक्सरसाइज ऐसा मैं बताऊंगा, ऐसा बेसिक बताऊंगा जिससे आपका एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक, जिससे आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने डिटर्मिनेंट्स पार्ट 3 में क्या क्या आपको हम बताएंगे, ये आज आपको मालूम चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप पार्ट 1 में पढ़े थे, पार्ट 1 में एक्सरसाइज ए कंप्लीट हुआ था। पार्ट 2 में आप पढ़े थे तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 2 क्लियर हो गया था। कुछ क्वेश्चन थे जिससे लड़के ने वो क्वेश्चन मेरे पास भेजा, उनका बचा था, मैंने वो क्लियर कराया। ठीक है, आपको भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर कमेंट में अब डाल दीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं हरस्वरूप शर्मा की बुक यहाँ पर पढ़ाई जा रही है और एनसीईआरटी, आपको हरस्वरूप शर्मा और एनसीईआरटी की बुक के अलावा भी कहीं से क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख कर भेज दीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से, जिससे मैं वो सॉल्व आपका रिप्लाई में दे दूँगा। ठीक, अब आपको पढ़ना क्या है डिटर्मिनेंट पार्ट 3 में, इसमें आपको पढ़ना है कि किसी भी कोई कोऑर्डिनेट या कोई त्रिभुज दिया हो और जिसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए हों तो हम कैसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो उसके लिए पढ़ना है, ये एक पॉइंट हो जाएगा। और इसी में आपको चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालने को मिलेगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कुछ लड़कों को इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जान नहीं पाते कि ऐसे चतुर्भुज का निकालते हैं। त्रिभुज के लिए तो फार्मूला बना है, लेकिन चतुर्भुज का तो कोई फार्मूला है नहीं। चलिए, चतुर्भुज का फार्मूला भी बन जाता है और नहीं बनता है तो मैं आपको उस चतुर्भुज को कितने अच्छे तरीके से बताऊंगा, ये आपको अभी वीडियो में देखने को मिल जाएगा आगे तक। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं कि अच्छी प्लेटफॉर्म बन गई है राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल का, और इस पर पढ़ो और अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ें रहेंगी आसानी से आपको सीख जाएंगे। ठीक है, और आप अपने टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं अब हम कैसे निकालेंगे किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल। देखिए, जैसे दे देगा, कोई त्रिभुज दे देगा, ऐसे कोई त्रिभुज दे देगा और इस त्रिभुज के कोऑर्डिनेट दे देंगे, क्या इसके शीर्ष हो जाएंगे ए बी सी। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक, अब इस त्रिभुज में x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे शीर्ष दे देगा। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है क्या। आप जानते हो, पहले से ही जानते हो कि जब आप कार्तीय तल 9th में पढ़े होंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा कि x1 क्या होता है, y1 क्या होगा, x2 क्या होता है, y3 क्या होता है, और y3 x3 और x2 y2 क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्लास 9th में ही आपको पढ़ने को मिला होगा, निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय तल दोनों में सीखे होंगे। तो ये अब आप इंटर के मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको हम बता देते हैं कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये यक्ष अक्ष पर ऐसे अक्ष होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। एक्स पे जो चली गई दूरी होगी वो पॉजिटिव यानी कि एक्स पे चली गई दूरी होगी तो यहाँ लिखेंगे, वाई पे चली गई दूरी होगी तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आपको इतनी बातें मालूम होगी। जब x और y पर चली गई दूरी होती है तो ये x और y दूरी एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते हैं, तो उसी पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं, एक निर्देशांक से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा a है और यहाँ पर हमारा बनेगा x1 और y1 बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं। तो लंबे हाथों के साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर मान लेते हैं आपके दिमाग में यह लड़का बहुत ही वीक हो और वो ना समझ पा रहा हो, तब भी आज वो जान गया होगा कि होता कहाँ से है। ठीक है, नहीं मालूम है तो फिर 9th का भी वीडियो रहेगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये जानना है, अब इसके बारे में कितने क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए बी सी एक त्रिभुज है,
एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से आपके कितने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला तो इसका एरिया निकालना होगा। पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका फाइंड एरिया, एरिया फाइंड करना आएगा कि मतलब कोई भी त्रिभुज है जिसके निर्देशांक इस तरह से हैं और वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला पॉइंट आपको ये सीखने को मिलेगा। हाँ, कुछ लड़के जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे कि डिप्लोमा का एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटेक्निक का, तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति आता है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको वो फार्मूला नहीं मालूम है, तो आप बहुत बेहतरीन से यहाँ सीख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग लगाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं किस तरह से उसमें क्वेश्चन आएगा। उसमें ये भी पूछ सकता है एरिया, या कह देगा कि कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हैं। हाँ, 30 वर्ग मीटर है तो उस त्रिभुज में एक पॉइंट ऐसे दे देगा, कहीं यक्स कर देगा, बाकी सभी के डिजिट दे देंगे, ये 3,4 या 5,-6 7,8 ऐसे कुछ भी दे देगा, और यहीं पर कहीं एक वेरिएबल दे देगा और साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया भी दे देगा। वहाँ पर उस वेरिएबल का मान निकालना होगा, जैसे ए का मान निकालना, के का मान निकालना, पी का मान निकालना, इसे 3 वेरिएबल में आता है, ठीक है। तो एक तरह का आपका डिप्लोमा आप करने के लिए दिमाग में बनाए हैं, आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए दिमाग में है, तो ये इस टॉपिक से आप अपना निर्देशांक ज्यामिति का क्षेत्रफल से संबंधित के का मान, पी का मान, ए का मान निकालने के लिए भी आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और साथ में एक बात और बता दे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप देख रहे हो टॉपिक को तो कम से कम इतना तो कर दो यार, ठीक। चलो मैं देखता हूँ आगे क्या दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये मिलेगा कि ये जो पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों संरेख हैं, संरेख हैं, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, या हमको चेक करने के लिए कर देगा कि ए और बी और सी पॉइंट को आप संरेख सिद्ध कीजिए, कैसे संरेख होंगे। तो संरेख तब होगा जब उसका एरिया इक्वल क्या हो जाए, 0। अगर आपका एरिया अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो उस शीर्ष के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसमें फाइंड करना हो कि बताइए ये त्रिभुज संरेख, ये तीनों पॉइंट संरेख हैं या नहीं। तो इसके लिए आप एरिया निकालो, एरिया निकालने के बाद आपका अगर एरिया 0 आ जाता है तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेख हो जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब इसी में एक और पॉइंट बन जाता है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कैसा पॉइंट रहेगा। कह देगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए, कहीं पी दे देगा, के दे देगा या ए दे देगा। तो उसी में पूछेगा कि अगर किसी तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन डिप्लोमा में 100% आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, इस तरह का चाहे के का मान चाहे पी का मान ज्ञात करने के लिए 100% बताते हैं। ये आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हर हालत में आएगा। तो आप अपने दिमाग में इस बात को नोट कर लीजिए और इसको बेहतर से सीख लीजिए, ठीक है। ये एरिया से संबंधित तीसरा पॉइंट आपको क्या मिला कि अगर कह देगा तीनों बिंदु संरेख हैं तो पी का ए का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए या पी का मान, इस तरह का पॉइंट आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट तो खत्म। चौथा पॉइंट आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका शीर्ष दे देगा ए बी सी, दे देगा ए बी सी डी, और कह देगा कि इस चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालें। तो इसका कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे ये भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। अब सबसे पॉइंट वाली चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है कि कुछ लड़के जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या आपका यूपी बोर्ड की बात हुई या सीबीएसई बोर्ड की बात हुई, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका एरिया जो आता है वो माइनस में आता है, कहीं -25 आ गया, -25 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक। तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ऐसा अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप करेंगे क्या, इस माइनस पॉइंट को हटा देंगे। सबसे अहम बात बता रहे हैं, लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनके एग्जाम का प्रेशर रहता है, सभी क्वेश्चन का प्रेशर रहता है, तो ये उस बात को, ये दिमाग से उनका पॉइंट भूल जाता है कि यहाँ पर माइनस आ गया अर्थात मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, लग रहा है कहीं हमने गलत कर दिया। फिर लड़का क्या करेगा, इसको क्रॉस कर देगा, फिर से लगाना शुरू कर देगा, जिससे उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करें जिससे आपका कॉपी भी खराब हो जाए और आपका सबसे अहम बात बता रहे हैं टाइम बर्बाद हो जाए।
अब वहाँ पर जो अगर आप कैलकुलेशन सही किए हैं, आप फार्मूला सही यूज किए हैं, तो आपसे गलती होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपका ये आंसर आने वाला रहता है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर माइनस में आने लगता है, तो आप उस माइनस चिन्ह को हटा दीजिए। अगर आप फार्मूला सही रखे हो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ काटने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले चेक कर लो कि मैंने फार्मूला सही रखा, सभी जो पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट के यक्स और वाई के जो मान दिए हैं वो यक्स और वाई का मान मैंने सही रखा है। अगर आप सही जगह पर रखे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। आंसर माइनस में आने से कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आप माइनस को ऐसे तुरंत हटा दीजिएगा और वहां पर आप क्या लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर लिख दीजिएगा। मान लेते हैं आपके पास सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया है तो आप वर्ग इकाई लिखेंगे हर हालत में, या वर्ग मात्रक लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा करेक्ट आंसर आने के बाद भी। अगर मान लेते हैं आपका आंसर सही आया तो आपका आंसर सही आते हुए भी जब आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखें। जहाँ तक कि यूनिट की बात होती है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो, अगर यूनिट की बात आ गई है कहीं पर भी तो आप यूनिट का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए अब आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट दिया है ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप कैसे एरिया निकालेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका हुआ एरिया का सूत्र। ठीक, कैसे आपको मालूम चलेगा अभी मैं ये भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, ये बना कैसे ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप रट लो। आपको तरीका मैं बता दे रहा हूँ, रटने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप रट पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं रट पा रहे हो तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप इसको पूरे को पूरे भूल जाओ। ठीक है, आप इतना तो याद रख सकते हो x1 y2 y3, यानी कि एक x1 y2 y3, बस इतने से आप इतने को ढक लो, अपने दिमाग से हटा दो, बस इतनी टॉपिक चाहिए आपकी। ठीक है, अब यहाँ देख लो, ये x1 है, x1 अगर मान लेते हैं ऐसे सर्किल है और ये सर्किल ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक, तो 1 के बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा, तो x1 के बाद कौन आएगा, x2 आएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं, x2 आ रहा। यहाँ y2 है तो y2 के बाद कौन सी, 2 के बाद कौन सी सर्किल आती है, 3 की, तो आप यहाँ पर 3 पर जाएंगे। बात समझ में आई इतनी। 3 के बाद कौन सी सर्किल के बाद, 3 वाले पॉइंट के बाद सर्किल में कौन सा पॉइंट है, 1, तो ये y1 आपका हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं आप x2, 2 का पॉइंट आया है तो x है, तो x के साथ में 2 का पॉइंट तो x3 हो जाएगा। 2 के बाद 3 आ रहा तो 3 पॉइंट हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ तक, देख लो वहाँ दिख रहा। अब यहाँ पर y3 है तो y3, 3 पॉइंट के बाद 1 आता है तो y1 मैंने रख दिया। y का यहाँ पर y वेरिएबल है। अब वहाँ यहाँ पर y1 आ गया, 1 के बाद कौन आता है, 2, तो y2 हो गया। बस आपको याद करने की बात क्या है, इतनी है, बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हो इसी सर्किल के जरिए तो कभी भी पूरे जीवन में ये फार्मूला आपको भूलेगा नहीं। ये मैं तरीका आपको बता दिया, झूठा तरीका नहीं बताएंगे, जितना बताएंगे एकदम करेक्ट बताएंगे। अब ये बना कैसे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं आप फार्मूला भूल ही जाएँ, फिर भी मैंने बताया ना कि पूरे जीवन में नहीं भूलेंगे, लेकिन आप इतने लापरवाह हो भूल जाएं तब क्या होगा। देखिए, तब तो आप ये डिजाइन करना तो नहीं भूलेंगे ना। डिजाइन 1/2 यहाँ लगा दिया जाता है। ठीक है, देखो एरिया का जो त्रिभुज का जो एरिया डिनोट करना रहेगा, आपको दर्शाना रहेगा, ये डेल्टा से आप दर्शाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक। सारणिक में क्या रखेंगे, देखो सारणिक में x1 x2 x3, x1 x2 x3, इतने तो डिजाइन आप कर ही लेंगे क्योंकि इतने तो फिर आप समझदार हैं। फिर यह क्या हो जाएगा, y1 y2 y3। अब इसके बाद तो हुआ नहीं, मैं एक नियम बताया था आपको, अब वो बहुत बेहतरीन नियम यही था कि जब आप सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक में R और C दोनों इक्वल होते हैं, कॉलम और रो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या यहाँ पर इक्वल है, नहीं, यहाँ पर रो देखा जाए 3 रो हो जा रहे हैं और कॉलम आपके सिर्फ 2 हैं।
तो आप क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार सिर्फ 1 1 वहाँ यहाँ पर आप कर देंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप जैसे डिटर्मिनेंट्स जो नए बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचा तो डिटर्मिनेंट पार्ट 3 ही ना पहले देखें, पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, तब पार्ट 3 देखें। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतना बेहतर आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ने को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो कहने का मेरा साफ साफ मतलब क्या है, आप ये ना सोचें कि डिटर्मिनेंट पार्ट 3 आ गया चलो डिटर्मिनेंट पार्ट 3 देख लें। पहले आप 1 2 देखो तो 3 तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया करो, ठीक। अब इसमें क्या होता है, 1/2 जो पुराने बच्चे हैं जिनको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दिया तो उनको ये मालूम हो गया होगा कि इसका विस्तार कैसे करते हैं। तो ये मेरा x1 यहाँ हुआ, ख़त्म हुआ तो y2 माइनस y3 बचा, यहाँ पर माइनस y1। अब ये कैसे हुआ, आपको पार्ट 2 और 1 देखना पड़ेगा। अब इसको जब हम टच कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, x2 माइनस x3 हो जाएगा, और प्लस जब 1 पकड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल, x2 y3 और x3 y2। अब आप कहेंगे उस फार्मूले से तो ये बिल्कुल भिन्न है जो अभी आप बताएं हैं सर्किल से। हाँ भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि यही पार्ट सिर्फ आपको मिला होगा सही, बाकी इन दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा। और ये ब्रेकर जब टूटेगा तो आपका इसका रिलेशन जो है इसके साथ हो जाएगा और इसका जो रिलेशन रहेगा इसके साथ हो जाएगा, फिर वही आपका जो करेक्ट फार्मूला अभी मैंने आपको दिखाया वही सही है। लेकिन आप जब सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, आपको तो सॉल्व करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप इसी प्रोसेस से लगाएंगे, डायरेक्ट आप फार्मूला नहीं यूज करेंगे। फार्मूला यूज करने के लिए मैं किसको बताया, उन बच्चों को बताया जो डिप्लोमा के लिए तैयारी में ही इंट्रेंस, पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस के लिए हैं और एग्ज़ाम के लिए हैं, जैसे आपका UPTU का हो गया, और एग्ज़ाम जो आपके कंपटीशन के हैं जिसमें इंटर के मैथ का यूज किया जाता है उनके लिए है, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई कि आप कैसे पहचान करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। चलिए ये क्लियर हुआ। हमने आपसे एक बात कहा कि आपका जब कभी भी संरेख की बात पूछेगा तो वहाँ पर आप 0 मान लेंगे। अब बात आ गई चतुर्भुज की। सर कि चतुर्भुज के बारे में भी आप तो कहे हैं कि चतुर्भुज का आप कैसे बताएंगे। चलिए चतुर्भुज का मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप चतुर्भुज का निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट आपका A हुआ जिसका मान x1, y1, यह आपका B हुआ x2, y2, और C में x3, y3 ये पॉइंट हुआ, और D में आपका x4, y4। तो आप क्या करेंगे, क्या फार्मूला जो मैंने बताया उसी तरह से लगाएंगे? हाँ लगा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि उसमें तो x3 तक ही गए थे, ठीक। तो जिससे आपका जो क्वेश्चन रहेगा x3 तक पॉइंट नहीं दिया है, 4 तक दिया है, x4, y4 तक दिया। तो आप क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दीजिए। सबसे आसान तरीका, बस यही तो आपको सीखने के लिए बताया जाएगा कि ये आप कैसे करेंगे। बस यही सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका चतुर्भुज दिया है, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसको जितने त्रिभुज में आप तोड़ पाओ, जैसे मैंने कहा आपका पंचभुज आ गया, ठीक है। ये आपका पंचभुज हो गया, 1 2 3 4 5। आपका इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बिल्कुल बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं। आपको जितना समझ में आया उतना त्रिभुज बना लो। कितने त्रिभुज बन गए, 1 2 3 त्रिभुज बन गए। इन तीनों त्रिभुज का अलग अलग आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो गया पंचभुज का। ऐसे इस चतुर्भुज का ABCD आपका दिया था, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए प्लस इस त्रिभुज का। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते हैं 1/2, सारणिक प्लस 1/2 सारणिक यूज करेंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। क्या आप इतना नहीं कर पाएंगे? बोलिए, आप तो इतना कर ही लेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इतना कर लेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर कितना हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। बोलिए कोई डाउट है? ये भी एक्सरसाइज एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जो भी क्वेश्चन आपका अगर रहेगा कि मान लेते हैं आपका क्वेश्चन दिक्कत है, तो क्वेश्चन का नंबरिंग आप कमेंट में डाल दीजिए
और दूसरी बात, अगर आपको दिक्कतें हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट में कीजिए कि और भी दिक्कतें हैं हमको, वो दिक्कतें अपनी बताइए कमेंट में, मैं उस दिक्कत को आपका सॉल्व करूंगा, चाहे जैसे मैं वो दिक्कत आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद मैं यही रखूंगा, आपको संतुष्ट करके ही रखूंगा, ठीक। तो आप क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी लगा लेंगे, ठीक है। और जैसा कि कुछ बच्चे फिजिक्स के लिए परेशान हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, वो भी बनने लगेगा वीडियो, अब टेंशन मत लो। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था कि ये वीडियो एडिट करना पड़ रहा है और एडिट हो नहीं पा रहा है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जिससे कि मैं उस वीडियो को एडिट करके इसकी जो MB है वो MB कम किया जा सके। इसी वजह से मैं वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं बना पा रहा हूँ, सिर्फ मैथ का ही बन पा रहा है। इसके लिए टेंशन मत लिया करो। और एक बात ईमानदारी से आप लोग क्या करो, जब वीडियो देखो तो लाइक मार दिया करो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और मैं ये बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट नए हों, हमारे चैनल से जुड़ रहे हों, तो एक काम करें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही गजब, सबसे बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को, आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन की प्रॉब्लम हम जहाँ तक उम्मीद रखते हैं, आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमको प्रॉब्लम, मैं क्वेश्चन पूरा बताऊंगा। लेकिन दावे के साथ मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा अब इस एक्सरसाइज में। अगले एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको पढ़ना सहगुणनखंड पढ़ना है और उपसारणिक पढ़ना है। कैसे आप बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। जय हिंद, जय भारत।